हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं आगरा घूमने। अभी हम लोग सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी हम लोग ये मथुरा से निकले हैं आगरा के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी। ये देख सकते हैं, क्लाउडी स्काई है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये मथुरा से जैसे ही आप आगरा रोड पर निकलेंगे, ये वही रोड है, देख सकते हैं आप लोग। पूरी 4 लेन बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत चौड़ी रोड है। ये देखिए साइन बोर्ड। सुबह का मौसम बहुत शानदार मौसम है। ट्रैफिक भी बहुत कम मिल रहा है। आगरा शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित एक महानगर है। आगरा की दूरी दिल्ली से लगभग 2 से 6 किलोमीटर पड़ता है। आगरा में बहुत सारी जगह घूमने के लायक है, जैसे ताजमहल, जसवंत की छतरी, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल, आगरा किला। इस वीडियो में हम आगरा ताजमहल घूमेंगे, गुरु का ताल गुरुद्वारा है वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी जाएंगे। आगरा के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के उदय के पहले आगरा का इतिहास स्पष्ट नहीं है। 17वीं शताब्दी के एक वृत्तांत में सिकंदर लोदी के समय सबसे पहले आगरा को एक पुरानी बस्ती के रूप में जाना गया था, जो महमूद गजनवी द्वारा इसके विनाश के कारण महज एक गाँव था। 11वीं सदी के फारसी कवि मासूद सलमान ने आगरा के एक किले पर गजनवी के आक्रमण का उल्लेख किया था, जो तब राजा जयपाल के शासनाधीन था। जयपाल के आत्मसमर्पण के बावजूद महमूद ने किले को लूट लिया था। सन 1504 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। उसके जीवन काल में किले में कई महल, कुएं और एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1526 में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था, उसके हार के बाद यह मुगल शासन के अंतर्गत आया, मतलब मुगलों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, इस किले को जीत लिया।
1540 और 1556 के बीच शेर शाह सूरी ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 1556 और 1648 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आगरा पर बाद में मराठों का आधिपत्य रहा, जिनके बाद यह ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। आगरा अपनी कई मुगल कालीन इमारतों, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जो सभी यूनेस्को की धरोहर हैं, दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में यह शामिल है। और लखनऊ और वाराणसी के साथ यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक पर्यटक सर्किट उत्तर प्रदेश हेरिटेज ऑर्ग का हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से आगरा ब्रज क्षेत्र में स्थित है। आगरा शहर यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के माध्यम से लखनऊ से जुड़ा है। आगरा के इतिहास की यदि बात की जाए तो आगरा के दो इतिहास हैं। पहला, यमुना नदी के बाएं तट पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित कृष्ण और महाभारत के किंवदंतियों में वर्णित प्राचीन नगर का, जिसे सिकंदर लोदी द्वारा 1504 से 1515 में पुनः स्थापित किया गया था। और दूसरा, नदी के दाहिने किनारे पर स्थित आधुनिक नगर का, जो 1558 में अकबर द्वारा स्थापित किया गया था और आज विश्व भर में ताज नगरी के रूप में जाना जाता है। प्राचीन आगरा की नींव के कुछ निशानों को छोड़कर अब वहां पर कुछ नहीं बचा है। आगरा भारत में हुए मुस्लिम आक्रमणों से पहले विभिन्न हिंदू राजवंशों के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन इस बात का इतिहासकारों के द्वारा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करें 17वीं शताब्दी के इतिहासकार अब्दुल्ला खां ने इस बारे में लिखा था कि सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले यहाँ एक गांव था और यहाँ के पुराने किले का प्रयोग मथुरा के राजा के द्वारा जेल के रूप में किया जाता था। आगरा के नगर का विनाश जो है महमूद गजनवी द्वारा अपने आक्रमण के दौरान कर दिया गया था। इसमें इतिहासकार मसूद साद सलमान ने दावा किया है कि वह वही था जब महमूद ने आगरा पर आक्रमण किया। राजा जयपाल जो वहाँ उस समय राजा थे ने स्थिति की जो भयावता थी उसको देखा और फिर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी महमूद नगर को लूटने के लिए आगे बढ़ गया। आगरा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। आगरा का ऐतिहासिक महत्व दिल्ली सल्तनत के अफगान शासक सुल्तान सिकंदर लोदी के समय 1459 से 1517 के समय शुरू हुआ। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर की स्थापना के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, जिसने दिल्ली से इटावा तक यमुना के दोनों किनारों का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया था और अंत में नगर की स्थापना के लिए यमुना के पूर्व दिशा की ओर एक स्थान चुना। सन 1504 से 1505 में जब सिकंदर लोदी ने आगरा का पुनर्निर्माण किया और इसे सल्तनत की राजधानी बना दिया, यह उसने यमुना के बाएं किनारे पर स्थित आगरा लोदी शासनकाल में
शाही अधिकारियों, व्यापारियों, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और कलाकारों की उपस्थिति के लिए एक बड़े एवं समृद्ध नगर के रूप में विकसित किया गया। आगरा भारत में इस्लामी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र में से एक बन गया। सुल्तान ने नगर के उत्तर में सिकंदरा ग्राम की स्थापना की और 1495 में लाल बलुआ पत्थर की एक बारादरी बनाई, जिसे बादशाह जहांगीर ने एक मकबरे में बदल दिया। इस वीडियो में हम आपको सिकंदरा भी लेकर चलेंगे। सिकंदरा में ही जहां पर बादशाह जहांगीर ने मकबरे में बदल दिया था, वहाँ बादशाह अकबर की महारानी मरियम उज़ ज़मानी के मकबरा भी स्थापित किया गया। 1517 में सुल्तान की मृत्यु के बाद आगरा उसके पुत्र इब्राहिम लोदी के पास चला गया, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सम्राट बाबर के हाथों अपनी मृत्यु तक आगरा से ही दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद आगरा जो है मुगलों के शासन में आ गया और आगरा मुगलों का स्वर्ण युग जब मुगलों का शुरू हुआ तो उस समय आगरा जो है वो मुगलों के आधिपत्य में था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी और ग्वालियर के तोमरों को हराकर अपना अधिकार कर लिया। पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद आगरा के साथ बाबर का संबंध शुरू हुआ। उन्होंने अपने बेटे हुमायूं को भेजा, जिसने निर्विरोध नगर पर अधिकार कर लिया। पानीपत में मारे गए ग्वालियर के राजा ने अपने परिवार और अपने कबीले के मुखियाओं को आगरा में छोड़ दिया। हुमायूं ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और उन्हें लूट से बचाया, जिस कारण उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में मुगलों को बहुत सारे गहने और कीमती रत्न भेंट किए, जिनमें हम सब जानते हैं कि एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, मुगलों के पास था। बाबर ने यमुना नदी के तट पर भारत के पहले औपचारिक मुगल उद्यान आराम बाग की स्थापना की। बाबर आगरा में अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए दृढ़ था, लेकिन इस क्षेत्र की उजाड़ स्थिति से लगभग निराश था, जैसा कि उसके संस्मरण बाबरनामा में इसका उल्लेख है। बाबर ने अपने बाबरनामे में लिखा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे प्रमुख कमियों में से एक कृत्रिम जलकुंडों की आवश्यकता है। मेरी इच्छा थी कि जहाँ भी मैं अपना निवास स्थान तय करूँ, वहाँ पंचक्किया लगाऊँ, एक कृत्रिम धारा का निर्माण करूँ और एक सुंदर व विनियमित रूप से नियोजित आनंद स्थल बनाऊँ। बाबर ने अपने बाबरनामे में आगे कहा, आगरा आने के कुछ ही समय बाद मैंने इस विचार को ध्यान में रखते हुए जमुना को पार किया और एक बगीचे के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए क्षेत्र की जांच की। यह सब इतना भद्दा और घृणास्पद था कि वह निराश होकर वापस नदी पर लौट आया। बाबर ने आगे लिखा, सुंदरता की कमी और क्षेत्र के अप्रिय पहलुओं के परिणाम स्वरूप उसने चारबाग बनाने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन आगरा के आसपास कोई बेहतर परिस्थिति सामने नहीं आई तो बाबर ने आखिरकार उसी जगह को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मजबूर किया। बाबर आगे लिखते हैं, हर कोने में उन्होंने उपयुक्त बगीचे लगाए, हर बगीचे में उन्होंने नियमित रूप से गुलाब और नरगिस बोए और इन्हें एक दूसरे के अनुरूप फुलवारियों में लगाया। हिंदुस्तान में
हम 3 चीज़ों से परेशान थे, ये बाबर कहते हैं। एक, उसकी गर्मी, दूसरी तेज हवा और तीसरी उसकी धूल। और बाबर इसका निराकरण भी अपने बाबरनामे में लिखे कि ये जो 3 चीज़ें जो परेशान कर रही थी, पहला गर्मी, दूसरा तेज हवा और फिर धूल। तो बाबर ने कहा कि स्नानागार जो है इन तीनों को कष्टों को दूर करने का मुख्य साधन है। बाबर के नगर उसके फलों और फूलों के बगीचों, महलों, स्नानागारों, तालाबों, कुओं और जलकुंडों के बहुत कम अवशेष बचे हैं। बाबर के 4 बाग के अवशेष आज यमुना के पूर्व की ओर आराम बाग में देखे जा सकते हैं। बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं आगरा की गद्दी पर आया, लेकिन ताजपोशी के ठीक 9 साल बाद 1539 में शेर शाह सूरी ने उसे कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया। सूरी एक अफगान रईस था जो बाबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल था। 1540 और 1556 के बीच सूरी ने अल्पकालिक सूरी साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि इस क्षेत्र को अंततः 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बादशाह हुमायूं के पुत्र सम्राट बादशाह अकबर द्वारा फिर से जीत लिया गया। बादशाह के शासनकाल में आगरा को शिक्षा, कला, वाणिज्य और धर्म का केंद्र बनाया गया। आगरा के किले की विशाल प्राचीरों का भी निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर का शासनकाल जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था, उसके बाद अकबर के पोते बादशाह शाहजहां के शासनकाल में आगरा विश्व इतिहास में आया। बादशाह अकबर ने यमुना के दाहिने किनारे पर आगरा के आधुनिक शहर का निर्माण किया, जहां इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी है। उसने नगर को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के एक महान केंद्र के रूप में बदल दिया और इसने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से इस आगरा शहर को जोड़ा। अकबर ने आगरा को शिक्षा, कला, वाणिज्य, धर्म का केंद्र बनाया। इसके अलावा आगरा में अकबर ने बहुत विशाल प्राचीरों का भी निर्माण किया। इसके अतिरिक्त बादशाह अकबर ने आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी भी बसाई, जिसे हालांकि अकबर ने अंततः छोड़ दिया। अकबर की मृत्यु से पहले आगरा पूर्वी विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया था, जिसके बाजारों में बड़ी मात्रा में व्यापार और वाणिज्य होता था। बादशाह अकबर का जीवन काल सितंबर 1585 में आगरा का दौरा करने वाले अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच ने नगर के बारे में लिखा था। आगरा एक बहुत बड़ा नगर है और सघन आबादी वाला, पत्थर से बना, जिसके पास साफ और बड़ी सड़कें हैं और एक साफ नदी इससे होकर बहती है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों बहुत बड़े नगर हैं, दोनों लंदन से बड़े हैं। ये रॉल्फ फिंच ने लिखा था और बहुत अधिक आबादी है। आगरा और फतेहपुर के बीच 12 मील की दूरी और पूरे रास्ते में भोजन और अन्य चीज़ों का बाजार है। जैसे कि कोई आदमी अभी भी नगर में है और इतने सारे लोग की कोई आदमी बाजार है। रॉल्फ फिंच की ये जो बातें लिखी गई थी, इसकी पुष्टि एक अन्य यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने की थी, जिसने आगरा के बारे में टिप्पणी की कि यह विस्तृत
विशाल अगणनीय आबादी वाला है, इतना कि आप मुश्किल सड़क पार कर सकते हैं। इसके बाद अकबर के उत्तराधिकारी बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान में भी आगरा विस्तृत होता गया और फलता फूलता रहा, जैसा कि बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़क-ए-जहांगीरी में लिखा। आगरा का निवास हिस्सा नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ है। इसके पश्चिम की ओर, जिसकी जनसंख्या अधिक है, इसकी परिधि 7 कोस है और इसकी चौड़ाई 1 कोस है। नदी से दूसरी ओर, पूर्व की ओर बसे हुए भाग की परिधि 2.5 कोस है। इसकी लंबाई 1 कोस और इसकी चौड़ाई आधा कोस है। लेकिन भवनों की संख्या के मामले में यह इराक, खुरासान और ट्रांसऑक्सिनिया के कई नगरों के समतुल्य है। कई लोगों ने इसमें 3 या 4 मंजिला भवन खड़े कर दिए हैं। लोगों की भीड़ इतनी अधिक है कि गलियों और बाजारों में घूमना मुश्किल है। बादशाह अकबर के उत्तराधिकारी बादशाह जहांगीर को वनस्पतियों और जीवों से प्यार था और उसने लाल किले के अंदर कई उद्यान बनाए। सिकंदरा में बादशाह अकबर का मकबरा बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ही बनकर तैयार हुआ। आगरा के किले में जहांगीरी महल और एतमादुद्दौला का मकबरा भी बादशाह जहांगीर के शासनकाल में बनवाया गया। बादशाह जहांगीर आगरा से अधिक लाहौर और कश्मीर से प्यार करते थे, लेकिन आगरा फिर भी उनके शासनकाल में साम्राज्य का सबसे प्रमुख नगर बना। हालांकि बादशाह शाहजहां, जिसकी निर्माण गतिविधि ने आगरा को उसकी महिमा से शिखर तक पहुंचा दिया है, बादशाह शाहजहां, जो वास्तुकला में गहरी रुचि के लिए जाना जाता था, ने आगरा को अपना सबसे बेशकीमती स्मारक ताजमहल दिया। उनकी पत्नी मुमताज महल की प्रेमपूर्ण स्मृति में निर्मित यह मकबरा 1653 में बनकर तैयार हुआ। जामा मस्जिद और किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद सहित कई उल्लेखनीय इमारतें भी बादशाह शाहजहां ने अपने आदेश पर योजनाबद्ध एवं सुनिश्चित तरीके से निर्माण कराया। बादशाह शाहजहां ने बाद में 1648 में राजधानी को शाहजहानाबाद, जो अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कर दिया और उनके बाद उनके बेटे बादशाह औरंगजेब ने पूरे दरबार को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही आगरा का पतन तेजी से शुरू हो गया। फिर भी आगरा का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व अप्रभावित रहा है और आधिकारिक पत्राचार में इसे साम्राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश काल में मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत में आगरा का नियंत्रण जाटों, मराठों और ग्वालियर के शासकों के हाथों होता हुआ अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। भरतपुर के जाटों ने मुगल दिल्ली के विरुद्ध कई युद्ध किए और 17वीं और 18वीं शताब्दी में आगरा सहित समीपवर्ती मुगल क्षेत्रों में कई अभियान चलाए। हालांकि इसके बाद आगरा मराठों के अधीन रहा व द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में
मराठों की पराजय के पश्चात 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि के अंतर्गत संपूर्ण आगरा परिक्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला गया। 1834 से 1836 में आगरा एक गवर्नर द्वारा प्रशासित अल्पकालिक आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी है। इसके बाद 1836 से 1868 तक यह एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित उत्तर पश्चिमी प्रांत की हुई राजधानी रही। आगरा के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रों में से आगरा एक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरठ में हुए विद्रोह की खबर 14 मई को आगरा पहुंच गई और 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा 44वीं और 67वीं नेटिव इन्फेंट्री की कुछ कंपनियों को राजकोष लाने के लिए मथुरा भेजा था, परंतु उन्होंने विद्रोह कर दिया और राजकोष को दिल्ली में विद्रोहियों के पास ले गए। आगरा में भी विद्रोह के फैलने की आशंका के कारण आगरा छावनी में जितनी भी देसी पैदल सेना बटालियन थी सभी को 31 मई को अंग्रेजों द्वारा निरस्त कर दिया गया। हालांकि जब ग्वालियर की टुकड़ी ने 15 जून को विद्रोह किया तब अन्य सभी देसी इकाइयों ने इसका अनुसरण किया। 2 जुलाई को विद्रोही सेना की नीमच और नसीराबाद टुकड़ियां फतेहपुर सीकरी पहुंची। विद्रोहियों के आगरा में बढ़ने के डर से 3 जुलाई को लगभग 6000 यूरोपीय और संबंधित लोग सुरक्षा के लिए आगरा किले में चले गए। 5 जुलाई को वहां तैनात ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों की एक निकट आ रही सेना पर हमला करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें विद्रोहियों के हाथों पराजय प्राप्त हुई और अंग्रेज वापस किले में लौट गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर J.R. काल्विन की वहीं मृत्यु हो गई और बाद में उन्हें दीवाने आम के सामने दफना दिया। हालांकि विद्रोही दिल्ली चले गए क्योंकि वह विद्रोहियों के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण जगह थी। विद्रोह के कारण नगर में अव्यवस्था चरम पर थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज 8 जुलाई तक आंशिक व्यवस्था बहाल करने में सफल रहे। दिल्ली सितंबर में अंग्रेजों के अधीन हो गई, जिसके बाद ब्रिगेडियर एडवर्ड ग्रेटेड ने नेतृत्व में एक पैदल सेना ब्रिगेड विद्रोहियों के विरोध के बिना 11 अक्टूबर को आगरा पहुंची। उनके आगरा आने के कुछ ही समय बाद विद्रोहियों की एक और सेना ने अचानक ब्रिगेड पर हमला कर दिया, जिसमें विद्रोहियों की हार हुई। अंग्रेजों की इस छोटी सी जीत को आगरा की लड़ाई का नाम दिया गया। हालांकि दिल्ली, झांसी, मेरठ और अन्य प्रमुख विद्रोही शहरों और क्षेत्रों की तुलना में आगरा में विद्रोह अपेक्षाकृत मामूली था। इसके बाद ब्रिटिश शासन फिर से सुरक्षित हो गया और ब्रिटिश राज ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक नगर पर शासन किया। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी को 1868 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आगरा मात्र एक प्रांतीय शहर ही रह गया और धीरे धीरे इसकी समृद्धि में निरंतर गिरावट आने लगी। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रशासन की अर्थव्यवस्था में आगरा एक जिला मुख्यालय से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। इस आकार, अनुपात और गतिविधियां इसकी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नीचे आ गई हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आगरा की भूमिका को अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया।
हालांकि 1857 के विद्रोह और स्वतंत्रता के बीच वर्षों में यह नगर हिंदी और उर्दू पत्रकारिता का एक प्रमुख केंद्र था। आगरा में स्थित पालीवाल पार्क का नाम एस.के.डी. पालीवाल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने नगर से हिंदी दैनिक सैनिक का प्रकाशन किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा और धीरे धीरे एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नगर अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और दुनिया भर से पर्यटकों की मेजबानी करता है। ताजमहल और आगरे के किले को 1963 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। ताजमहल में साल भर बड़ी संख्या में पर्यटकों, छायाचित्रकारों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का आगमन लगा रहता है। ताजमहल भारत और उसकी मृदु शक्ति का प्रतीक बन गया है। स्वतंत्रता के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे विश्व नेताओं ने ताजमहल का दौरा किया। आगरा अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही नामक धर्म का स्थान है। यह राधा स्वामी पंथ की भी जन्मस्थली है, जिसके दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ अन्यायी हैं। आगरा दिल्ली और जयपुर के साथ स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन सर्किट में शामिल है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी के साथ उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क नामक पर्यटक सर्किट का भी हिस्सा है। तो ये रहा आगरा का इतिहास। अभी हम लोग आगरा पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, सामने साइन बोर्ड दिख रहा है। थोड़ी देर में हम लोग ताजमहल पहुंचेंगे।
देखिए अभी हम लोग आगरा ताजमहल के अंदर हैं, प्रेमाइसेस में।
ये भी हम लोग फतेहपुर सीकरी पहुंच रहे हैं, सामने देख सकते हैं। ये एंट्री गेट सामने दिख रहा है आपको, लेकिन हम लोग इस किले के ऊपर जाएंगे। ऊपर तक कार चली जाती है, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता। ये देखिए, हम लोग पीछे वाले रास्ते से ऊपर आ गए हैं, सामने देख सकते हैं। ये अभी हम लोग वापस मथुरा के लिए निकल चुके हैं।